केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। मोदी के पहले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार भाजपा अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लिहाजा सहयोगी दलों के भरोसे सरकार बनी है और अब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। संयोग है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। मंगलवार को ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए। सुनिए जरा क्या क्या पीएम ने। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो 100 दिन पूरे हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का चहेता केंद्र बन गया है। हमारी डिजिटल इंडिया योजना को आज दुनिया के कई देश समझ रहे हैं, इसे स्वीकार कर रहे हैं। हमने इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स पर खरे भी उतरे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। शाह ने यह भी कहा कि सरकार के इस कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की भी योजना है। सुनिए जरा। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। तो 100 दिनों के मोदी 3.0 को जहां भाजपा और एनडीए के घटक दल के नेता एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी कटाक्ष किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतंत्र के अन्य मूल्य जो हैं वो सरकार ने इस मसलों पर चुप्पी साध रखी है। सुनिए जरा विपक्ष का इस मसले पर क्या कहना है। अमित शाह जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करना रेटोरिकल और रियलिटी के साथ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ के मणिपुर के सीएम का, आज तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। क्या हो रहा है मणिपुर में, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे सीमा के क्षेत्र पर होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे लगातार कार्यकाल में 100 दिनों की व्यापक उपलब्धियां जो मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर इतने लंबे अरसों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अगर चुनाव कराती है केंद्र सरकार, तो क्या इसे स्थिरता कहते हैं क्या? अभी तक मणिपुर शांत नहीं, अभी भी मणिपुर जल रहा है। अगर यही स्थिरता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम हुई है इस 10 सालों में सरकार चलाने में। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अजय धवले जी, 100 दिन पूरे हो गए। ये 3 साल तीसरे कार्यकाल में पहला ऐसा मौका है जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, सहयोगियों के साथ में है। 100 दिन का कार्यकाल हुआ, रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, लेकिन विपक्ष तो निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, जमीन पर काम नहीं हो रहे। देखिए हितेश जी,
विपक्ष का नेता यदि विदेशों में जाकर भारत की छवि गिराने वाला बयान दे, विपक्ष का नेता यदि भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नीचा दिखाने का काम करे, तो मुझे लगता है ऐसे विपक्ष से तो आप देश की तरक्की पे, देश के विकास पे चर्चा कर ही नहीं सकते। हमने आज देखिए, आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने इन 100 दिनों में भारत ने क्या किया है इसका एक खाका, इसका एक विजन आज हम सबके समक्ष रखा। निश्चित रूप से देखेंगे कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, परिणाम जिस दिन आए थे, उस दिन ये समूचा विपक्ष कह रहा था कि ये गठबंधन की सरकार है, ज्यादा दिन चलेगी। लेकिन 100 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो मात्र 100 दिनों में 15 लाख की परियोजनाएं, 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की है। इसमें विश्व के 10 पोर्ट में सबसे बड़ा जो एक पोर्ट बनने जा रहा है वो वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। हम नमो रैपिड ट्रेन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल के नई हवाई अड्डों की बात करें, तो ये सारे विकास के काम इन 100 दिनों में हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो हमारा संकल्प 2024 के लोकसभा चुनाव का कि 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान का मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम एलिजिबल मानेंगे, उसकी कैबिनेट ने सैंक्शन दे दिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो जिस परियोजना की वर्षों से मांग हो रही थी, इंदौर मनमाड़ रेल की परियोजना, वो मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र को मुंबई से जोड़ने वाली एक, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम जो आज अमित शाह ने भी गिनाए हैं। बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड सामने आया, बाकायदा एक बुकलेट सामने आया जिसमें बताया गया कि 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की निज सरकार, एनडीए सरकार ने बहुत सारे काम किए। अटल श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? और ये कुछ कहा जा रहा है कि बहुत सारे काम हुए हैं और विकसित भारत को आगे संकल्प दिलाने के मकसद से लगातार आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को मैं उनके जन्मदिन पे बधाई देता हूं। और जहां तक बात है 10 साल और आने वाला 100 दिन, अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं और लगभग ये उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 240 सीट पर आ गए। ये बड़े दावे, बड़े वादे कर रहे हैं। देश का जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है। सामाजिक न्याय की बात करें, संविधान से छेड़छाड़ की बात करें, कश्मीर पहला शासन है जिसमें राज्यों को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो लगातार इस तरीके की बात हो रहे हैं। गरीब चिल्लाए पड़ा है, किसान को उसका एमएसपी का मूल्य नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। पर ये बड़े दावे करते हैं कि इन्होंने अडानी को कितनी खदानें दे दी, इनको अंबानी को कितना पैसा बढ़ गया, इसका कितना कर्जा माफ कर दिया। इस देश में ये पहली सरकार है जहां 2.25 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश के ऊपर है, जो विदेशों का कर्जा है। इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। अग्निवीर योजना इनकी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर इन्होंने काम किया इन 100 दिनों में। किसके लिए काम किया? वही उद्योगपतियों के लिए काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन्होंने नारा दिया है कि एक पेड़ मां के नाम पर पूरा हसदेव अपने बाप के नाम लिख दिया है। तो इस पे बात होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को, कि पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, छत्तीसगढ़ की हसदेव परियोजना को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, उनको कौन कोयला बांटने का काम बड़े सेठों जी जवाब दीजिए। मणिपुर पर आप बोलते नहीं है, आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, इस पर आप बोलते नहीं है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बोलते नहीं है। जी, मुझे लगता है हितेश जी, ये जो कांग्रेस है और इंडिया अलायंस है, इनका देश की सिलेक्टिव घटनाओं पर चिल्ला चोट करना और देश के विकास पर शांत रहना, ये इनकी मानगी बताता है कि इन्हें लोकतंत्र में अब विश्वास नहीं रह गया। जो लोग मणिपुर की बात करते हैं उन्हें बंगाल की भी बात करने की आवश्यकता है। जो लोग कश्मीर की बात करते हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होने के पहले कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी और यही लोग कहते थे कि बेरोजगारी की वजह से पत्थरबाजी होती है। आज यही लोग आरोप लगाते कि कश्मीर में बेरोजगारी है, अरे जब पत्थरबाजी रुक गई तो बेरोजगारी की। मुझे लगता है ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस जाती है, लेकिन आज समूचा विश्व भारत का नेतृत्व मान रहा है, समूचा विश्व विकसित भारत होते हुए देख रहा है। इसलिए आप देखेंगे, चाहे विदेश नीति की बात करें, रक्षा नीति की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आज विश्व का सबसे चहेता मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनते जा रहा है। विश्व की अनेक ऐसी परियोजनाएं जिनको भारत में लाने हेतु उद्योजक उत्सुक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा कंडीसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है। आज भारत विकास
विकास की गति के साथ साथ एक ऐसे नित्य आयाम स्थापित कर रहा है जहां देश का गरीब अपना जीवन मान भी बदल रहा है। 25 करोड़ गरीब हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, इस पर भी इन्हें आपत्ति है। जो लोग नारा देते थे कि गरीबी हटाओ, उन्होंने 50 वर्षों तक के देश में शासन किया लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। जो लोग आज विदेशों में जाके आरक्षण हटाने की बात करते हैं और यहाँ भारत में आके संविधान की दुहाई देते हैं, ऐसे विपक्ष के आप अटल जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पर देश का मान सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आपके नेता विदेशों में जाकर भारत का मान घटाने का काम करते हैं। अटल जी की सरकार आई है, पहले जैसे देश में गरीबी हटाने की बात आई है, मोदी जी की सरकार में 80 करोड़ लोग राशन कार्ड लेते हैं। इसका मतलब देश का हर आदमी राशन कार्डधारी हो गया है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो। जहां तक अभी ये बात कर रहे थे कि हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता विदेशों में जाकर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जब चीन जाते हैं तो चीन जाकर वो क्या बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। तब की बात नहीं करते कि मोदी जी को हिंदुस्तान में पैदा होने पर शर्म आती है। ये महात्मा गांधी के बारे में उटपटांग, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में बोलते हैं। ये इतिहास मिटाने के पर विश्वास करते हैं। धवले जी बताइए, फाइनल कमेंट चाहूंगा। इन्होंने ना तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। जी मुझे लगता है हितेश जी, कांग्रेस अपना काला वादा खिलाफी का और विश्वासघात का काला इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब देश के साथ में खड़े होने की बात आई है, जब जब नेशन फर्स्ट की बात आई है, कांग्रेस ने देश को धोखा ही दिया है। ये क्या महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, उनके प्रिंसिपल पे ये काम नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन के आज इतने वर्ष हो गए, कांग्रेस के किसी नेता ने या कांग्रेस के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने वहां जाकर सर नहीं झुकाया। मुझे लगता है नेहरू गांधी परिवार की मूर्ति बनाने से सरदार पटेल जी ने कहा था आरएसएस को बैन कर दो। आपने आरएसएस को बैन किया क्या? इस देश के वजह से भारत खड़ा हुआ है। सिर्फ राहुल गांधी जी और उनका परिवार, सिर्फ राहुल गांधी जी और उनके परिवार की वजह से भारत खड़ा नहीं हुआ है। आज भारत 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत की वजह से खड़ा हुआ है हितेश जी। और मुझे लगता है ये जो नेहरू गांधी के परिवार से खड़ा हुआ है, उसी गुणगान में व्यस्त है। पूरी सरकार दो लोगों के सरकार थी। इन्फ्लेशन क्या होता था, आज इन्फ्लेशन देख लीजिए। जीडीपी 10 वर्षों में क्या था, जीडीपी वही बढ़ता चला रहा है। बैंकों का एनपीए क्या होता था, आज एनपीए देख लीजिए। मुझे लगता है ऑल टाइम हाईएस्ट हमारे बैंक प्रॉफिट कमा रहे। आज हमारे पीएसयू ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट कमा रहे। कर्जा माफ कीजिए, विकास 3000 करोड़ का कर्जा भी माफ हुआ है। सरकार उस वजह से गई हो और ऐसे गई है कि उद्योगपतियों का कर्जा समय की पाबंदी है। लेकिन ये एक ऐसी चर्चा है, कुल मिलाकर चूंकि 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और जैसा हम लगातार बता भी रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां इस बार इसलिए क्योंकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलानी है और 100 दिन के कार्यकाल को लेकर बकायदा एक रिपोर्ट कार्ड तक जारी हुआ और जिसमें बुकलेट के जरिए बताया गया कि कई सारी योजनाओं पर सरकार लगातार काम कर रही है और आगे वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार इसी कार्यकाल को पूरा करेगी। तो कांग्रेस कह रही है कि जहां बहुत कुछ करने की आवश्यकता है वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। बहरहाल जनता पे छोड़ते हैं वो क्या सोचते हैं इस 100 दिन के कार्यकाल को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।